मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रसायन की पाठशाला में बच्चों अभी तक जो हमारा विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों का टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक को हम थोड़ा आगे लेके आए हैं बच्चों। हम यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशनों की व्याख्या करेंगे बच्चों। एक हम करेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा हम करेंगे बच्चों सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या करेंगे बच्चों? गैस इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, दो तरह के विलयनों की हमें व्याख्या करनी है, इनसे संबंधित नियमों की जानकारी करना है। आज हम गैस इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन की व्याख्या करेंगे, जिसकी व्याख्या मुख्यतः हेनरी नियम से की जाएगी। किससे बच्चों? हेनरी लॉ पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम, जिसमें गैस इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन होंगे, उनकी व्याख्या की जाएगी। इसकी व्याख्या बच्चों हम अगले कालांश में राउल्ट नियम, किससे बच्चों? राउल्ट नियम के अंतर्गत हम सॉलिड एंड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, है ना। पहले हम ये पढ़ते हैं, इन दोनों से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है विलेयता। क्या नाम बच्चों? विलेयता। विलेयता क्या होती है? चूंकि इन दोनों में ही गैस की लिक्विड में विलेयता है और सॉलिड की लिक्विड में विलेयता है, दोनों में ही विलेयता टर्म आ रही है, तो हम समझ लें विलेयता क्या होती है। एक हम उदाहरण लेते हैं। हमने क्या किया? निश्चित ताप पर हमने एक विलायक लिया। अभी हमने मान लिया इसका 1 लीटर विलयन है। इसकी वॉल्यूम चेंज भी कर सकते हैं बेटा, है ना, कितने भी वॉल्यूम हो सकता है। इसमें हमने किसी ठोस पदार्थ को घोला। किसको डिसॉल्व किया? ठोस पदार्थ को डिसॉल्व किया किसी विलायक के 1 लीटर में। 1 लीटर क्या है बच्चों? हमारा विलायक है। इसमें हमने ठोस को डिसॉल्व किया, ठोस इसमें लगातार घुलता रहेगा। एक स्थिति ऐसी भी आएगी बेटा कि ठोस का इस द्रव में संतृप्त विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? संतृप्त विलयन बन जाएगा। जहां से हमने प्रारंभ किया था और खत्म कहां हो गया? संतृप्त विलयन तक हमारा ठोस का घुलना बंद हो गया। प्रारंभ से संतृप्त विलयन बनाने तक इस विलायक में ठोस का जितना भी अमाउंट डिसॉल्व हुआ है, वह अमाउंट, इसकी मान लिया 70 ग्राम ठोस इसमें डिसॉल्व हो गया। किसमें? संतृप्त विलयन बनाने के लिए। तो इसकी विलेयता क्या होगी बच्चों? इसकी विलेयता हो गई 70 ग्राम प्रति लीटर। अर्थात निश्चित ताप पर किसी विलायक के दिए गए आयतन में, दिए गए आयतन को हम 1 लीटर भी ले सकते थे, 500 ml भी ले सकते थे, विलायक की विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा डिसॉल्व हो सकती है, अधिकतम मात्रा कहां तक डिसॉल्व होगी बच्चों? सैचुरेशन तक होगी। ये बात भी हम जान रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं? दोबारा देखते हैं। निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ की जो भी अधिकतम मात्रा घुल जाए या डिसॉल्व हो जाए, उस अधिकतम मात्रा को उस निश्चित ताप पर उस विलेय पदार्थ की विलायक में विलेयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दाब भी ले सकते हैं बेटा इसमें। जब हम गैस लेंगे ना तो दाब भी ले लेंगे, उसमें गैस के लिए दाब ले लेते हैं, ठीक है ना। ताप दाब दोनों लेते, चूंकि यहाँ दाब पे प्रभाव इतना ज्यादा नहीं होता है, होता तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ दाब न कह के ताप ही कह रहे हैं अकेला। तो पहले आपको विलेयता समझ में आ रही थी बच्चों, क्या है? निश्चित ताप पर किसी विलायक के दिए गए आयतन में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा को उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। अब प्रश्न आता है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता कौन कौन कारक पर निर्भर करती है? सबसे पहला आता है पदार्थ की प्रकृति। क्या बच्चों? पदार्थ की प्रकृति। विलेयता विलेय और विलायक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके लिए एक सामान्य सिद्धांत होता है बच्चों, लाइक डिसॉल्व लाइक। अर्थात जो आयनिक पदार्थ हैं वो सामान्यतः आयनिक विलायक में घुलनशील होंगे
और जो सहसंयोजक पदार्थ हैं वो सामान्यतः सहसंयोजक पदार्थ में घुलनशील होंगे, अर्थात जिसका जैसा नेचर होगा वो उसी तरह के विलायक में डिसॉल्व होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आता है, NaCl जो है बच्चों, NaCl को डिसॉल्व करने के लिए दो विलायक दिए हुए हैं H2O और बेंजीन। NaCl किसमें अधिक डिसॉल्व होगा? NaCl H2O में अधिक डिसॉल्व होगा। क्यों अधिक डिसॉल्व होगा बच्चों? क्योंकि ये आयनिक प्रकृति का होता है और यह भी आयनिक प्रकृति का होता है, दोनों ही आयनिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए यह इसमें घुलनशील हो जाएगा, इसकी विलेयता इसमें होगी और ये बेंजीन में नहीं घुलेगा, इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। यानी कि विलेय विलायक की प्रकृति पर भी विलेयता निर्भर करेगी। नंबर दूसरा आता है ताप। किस पर निर्भर करती है बेटा? ताप के हिसाब से बच्चों हमारी अभिक्रिया दो तरह की होती है। एक होती है ऊष्मा क्षेपी, वो रासायनिक अभिक्रियाएं या वो रासायनिक विधियां, वो रासायनिक परिवर्तन जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती है बच्चों? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। सामान्यतः ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में तापमान निकलता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए अगर इस तरह की विधियों को हमें और फास्ट करना है, तीव्र गति से करना है, तो इनके लिए हमारा तापमान कम होना चाहिए बच्चों। अर्थात जब विलयन बनाने की विधि ऊष्मा क्षेपी है तो उस विधि में तापमान बढ़ाने से हमारी विलेयता कम होगी, अर्थात सॉल्युबिलिटी क्या होगी? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड में यदि हम जल मिलाते हैं या जल में कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया ये जो विलयन बनाने की क्रिया होती है बच्चों, ये क्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है, इसलिए सामान्यतः सामान्य तापमान का जल या ठंडा जल जो होगा उसमें कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा विलेय होगा, ना कि गर्म जल में। इसकी बात कर लें हम, यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं बच्चों, इसको यदि हम जल में मिलाते हैं, क्लोराइड ही ले लें, सोडियम क्लोराइड को जल में मिलाते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों? तापमान बढ़ाएंगे तो इसकी विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि इसमें ताप की आवश्यकता पड़ती है। ये रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, ताप बढ़ाने से इसकी विलेयता बढ़ती है। तो ये वाला टॉपिक बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि विलेयता किसे कहते हैं और विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब गैस की द्रवों में विलेयता संबंधित हेनरी नियम की व्याख्या करते हैं बच्चों। पहले ये टॉपिक के एक एक दो बातें आप नोट कर लीजिए। विलेयता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। चलिए बच्चों, हम गैसों की द्रवों में विलेयता संबंधित हेनरी नियम की व्याख्या करते हैं बच्चों। हेनरी ने जब बच्चों यह नियम दिया था तो सामान्यतः उस समय इन्होंने नियम जो दिया था वो तनु विलयनों के लिए दिया था। किसके लिए बच्चों? तनु विलयनों के लिए दिया था बच्चों इन्होंने, और निम्न दाब पर दिया था, निम्न दाब पर। ये इसकी लिमिटेशन भी थी बेटा, क्योंकि लेकिन हेनरी ने पहले से ही ये जो नियम दिया था वो तनु विलयनों के लिए निम्न दाब पर यह नियम दिया था। सामान्यतः जो विलयन तनु होते हैं और निम्न दाब पर होते हैं वही हेनरी नियम का पालन करते हैं। ये इसकी लिमिटेशन मान लो, लेकिन हेनरी ने पहले से ही इस बात को बता दिया था कि हमारा नियम जो है वो इन कंडीशनों में रहेगा। चलिए इस नियम को पढ़ते हैं। हेनरी ये कह रहे हैं कि अगर तापमान निश्चित है, कैसा है बच्चों? यदि तापमान कैसा है? तापमान निश्चित है, तो वो कह रहे हैं किसी भी गैस की किसी भी द्रव में विलेयता, किसी भी द्रव में विलेयता का जो मान होगा वो उस विलयन पर या उस गैसीय विलयन पर आरोपित दाब के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा बच्चों? दाब के समानुपाती होगा। अर्थात निश्चित तापमान पर किसी गैस द्रव विलयन में गैस की विलेयता का मान उस विलयन के ऊपर आरोपित दाब के समानुपाती होगा। यह सामान्यतः हेनरी का नियम था। अर्थात क्या कह दें, विलेयता को किस फॉर्म में व्यक्त कर सकते थे हम? यदि विलेयता को हम मास के फॉर्म में व्यक्त करें, विलेयता को हम मोल के फॉर्म में व्यक्त कर सकते थे। यानी क्या बात हो गई भाई? निश्चित तापमान पर किसी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान
उस गैसीय विलयन पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है, या विलेय पदार्थ के मोल भी दाब के समानुपाती होते हैं। अर्थात दाब ज्यादा होगा तो विलेयता ज्यादा होगी, और गैसीय पदार्थ का द्रव्यमान भी ज्यादा विलेय होगा, या गैसीय पदार्थ के मोल भी उस विलयन में ज्यादा होंगे। यानी हम कह सकते हैं जो विलेयता है वो प्रोपोर्शनल हो गई प्रेशर के, या प्रोपोर्शनल हो गई मोल के, या प्रोपोर्शनल हो गई मास के। ये कोई भी नियम हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। कब? जबकि ताप कैसा है बच्चों? ताप निश्चित है। तापमान कैसा है बेटा? तापमान निश्चित है या तापमान स्थिर है। तापमान निश्चित या तापमान स्थिर है तो विलेयता का मान इस क्रम में होगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें बेटा। S प्रोपोर्शनल टू P लिखा था हमने, हम लिख दें, या M प्रोपोर्शनल टू P लिखा था हमने, तो हम लिख दें M इक्वल टू K इंटू P। ये जो रूल्स है, K क्या है? K एक कांस्टेंट है, और ये जो नियम है वो हेनरी लॉ कहलाता है। कि हेनरी लॉ में क्या होता है? दिए गए तापमान पर किसी किसी द्रव में विलेय गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। हेनरी लॉ को बच्चों मूल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त किया गया था। किसमें? मूल प्रभाज के रूप में। हेनरी ने अपने नियम को मूल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया था। उन्होंने इस बात को दूसरी तरह से कहा बेटा। उन्होंने कहा किसी भी गैस पर जो दाब आरोपित कर रहे हैं हम, जो दाब आरोपित कर रहे हैं ऊपर उसके विलयन, गैसीय विलयन के ऊपर, उस दाब का जो मान होगा वो मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। क्या होगा बच्चों? यानी उन्होंने कहा किसी भी गैस पर आरोपित जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो आंशिक दाब होगा, वो आंशिक दाब का मान उस गैस में उपस्थित गैसीय पदार्थ के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। क्या कह दिया बच्चों उन्होंने? जो दाब का मान है, अर्थात दाब ज्यादा होगा तो मूल प्रभाजों की संख्या भी विलयन में अधिक रही होगी बेटा, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व किया तो पी आई इक्वल टू लिख सकते थे के एच इंटू एक्स आई। जो के एच था यह कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट को कहते थे बच्चों हेनरी नियतांक। क्या कहलाता था बच्चों? हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट। के एच को हेनरी कांस्टेंट बोलते थे। हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको बेटा, क्या लिख दें? एक्स आई इक्वल टू पी आई अपॉन के एच। अर्थात यदि हमारा के एच का मान कम होगा, क्या करूं बच्चों में, के एच का मान कम होगा तो मोल फ्रैक्शन का मान ज्यादा होगा। जब मोल फ्रैक्शन का मान ज्यादा होगा बेटा तो मोल ज्यादा होंगे, जब मोल ज्यादा होंगे तो मास ज्यादा होगा, और जब मास ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। किसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं हम कर सकते हैं। यानी क्या हो गया, दोबारा से लिख देता हूं, जो विलेयता है, विलेयता यदि ज्यादा होगी तो विलेय का मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो विलेय के मोल ज्यादा होंगे, मोल ज्यादा होंगे तो विलेय के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, और मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे तो टेम्परेचर कम रहा होगा। कैसा रहा होगा बच्चों? टेम्परेचर कम रहा होगा, और टेम्परेचर कम रहा होने से के एच की वैल्यू भी कम रही होगी। के एच की वैल्यू भी बेटा कम रही होगी। अर्थात क्या हो रहा है कि गैसों की द्रवों में विलेयता तापमान बढ़ाने से कम हो जाती है। क्यों? क्वेश्चन क्या बन गया बेटा? एक क्या बन गया क्वेश्चन? गैसों की द्रवों में विलेयता ताप बढ़ाने से कम क्यों हो जाती है? कम क्यों होती है? तापमान बढ़ाने से कम क्यों होती है? तो हमने पहला जब बच्चों विलेयता का क्वेश्चन पढ़ा था, हमने देखा था, सामान्यतः देखा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हो रही थी उनमें सॉल्युबिलिटी कम हो रही थी टेम्परेचर से, और एंडोथर्मिक में ज्यादा हुई। तो निश्चित बात मान लो कि अगर तापमान बढ़ाने से विलेयता कम हो रही है तो गैसों को द्रवों में विलय करने की जो प्रक्रिया होगी वह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी रही होगी बेटा। कैसे रही होगी बेटा? ऊष्माक्षेपी रही होगी। चूंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रही होगी तो तापमान बढ़ाने से निश्चित बात है कम गति से होगी, विलेयता कम होगी। क्यों होगी?
क्योंकि प्रक्रिया कैसी होती है बच्चों, क्योंकि प्रक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है ना, प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए इसकी वरीयता कम होगी। अब इस संबंधित बेटा हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके फिर उसको आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को बेटा, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए बेटा अभी तक हमने जो पढ़ा उसके दो सूत्र लिख लेते हैं। एक हमारा हो गया m इक्वल टू के इंटू पी, ये वाला फॉर्मूला हम करेंगे। और एक हमारा हो गया था बेटा पी आई इक्वल टू के एच इंटू एक्स आई, जो पार्शियल प्रेशर होगा इसका भी करेंगे। एक फॉर्मूला और होगा बेटा पी आई इक्वल टू पी टोटल इंटू एक्स आई, ये फॉर्मूला कभी कभी यूज होगा, एक आध क्वेश्चन इसके भी करवा दिए जाएंगे। उपरोक्त तीन न्यूमेरिकल पर आधारित हिंदी लौकिक प्रश्न कर लें बेटा हम। सबसे पहला हमने प्रश्न एक क्वेश्चन लिखा बेटा, एक क्वेश्चन लिखा हमने 6.0 गुणा 10 की घात -3 ग्राम एथेन, क्या करूं बच्चों, 6.0 गुणा 10 की घात -3 ग्राम एथेन का जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब किस पर, 298 केल्विन पर एक बार है। कितना है बच्चों, 6.0 गुणा 10 की घात -3 ग्राम एथेन का आंशिक दाब 298 केल्विन पर एक बार है। तो 5.0 इंटू 10 की घात -2 ग्राम एथेन जो है, इसके विलयन का आंशिक दाब क्या होगा, पी आई क्या होगा। प्रश्न समझ में आ रहा ना बेटा, इतने ग्राम का आंशिक दाब एक बार है, तो इतने ग्राम विलयन का आंशिक दाब क्या होगा। हम जानते हैं मास के पदों में हम लिखते थे बच्चों m इक्वल टू के इंटू पी, अगर हम पहले के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू के इंटू पी, और दूसरे के लिए लिखेंगे तो बच्चों m2 इक्वल टू के इंटू पी हो जाएगा। ठीक है ना, इनको डिवाइड कर दें, अगर P1 और P2 कर लें, डिवाइड कर दें अगर हम m1 अपॉन m2 इक्वल टू के से के कट जाएगा, P1 अपॉन P2 आ जाएगा। अब तो सॉल्व हो गया बेटा, m1 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻³ m2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻², और P1 कितना दिया हो बच्चों 1, और P2 हमें दिया नहीं है, P2 हमें फाइंड करना है। सॉल्व किया बेटा, थोड़ा ऐसा कर दें हम, P2 इक्वल टू हो गया 5 इंटू 10⁻² अपॉन 6 इंटू 10⁻³ अब इसको हमने सॉल्व किया, इसको यहां काटा तो 10 ऊपर रह गए, यानी ये हो गया 50/6, कितना हो गया बेटा 50/6, और इसको आंसर निकल लेकर लगा हमने बेटा 6 8 जा 48 और 6 3 जा 18, यानी कितना आया 58.3 बार। इसका प्रेशर कितना आ गया 8.3 बार, इसको नोट करना बच्चों। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं बच्चों। प्रश्न दिया है यदि नाइट्रोजन गैस को 298 केल्विन ताप पर जल में प्रवाहित किया जाता है, किसको बेटा नाइट्रोजन गैस को जल में प्रवाहित किया गया, जल कितना था 1 लीटर जल था, कितना बच्चों 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन उपस्थित होगा, क्या उपस्थित होगा बेटा कितने मिलीमोल, यानी कि क्या निकालना है हमें मिलीमोल ऑफ N2 हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, आयतन दिया है विलायक का आयतन दे रखा है 1 लीटर, चूंकि 1 लीटर जल का भार भी 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम होता है, तो हमने वो भी लिख दिया क्योंकि इसका घनत्व 1 होता है इसलिए वही रहेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन का आंशिक दाब भी दे रखा है, यानी क्या दे रखा है बच्चों PN2 भी दे रखा है 0. कितना दे रखा है बच्चों 987 बार,
और इसके अलावा के एच की वैल्यू दे रखी है बच्चों, के एच यहां लिख दे रहा हूं मैं, के एच कितना दे रखा है, के एच दे रखा है 76.48 किलो बार दे रखा है बच्चों। लेकिन कितना दे रखा है बच्चों, किलो बार। इसको हम बार में चेंज कर लेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों यूनिट बार में चाहिए थी हमें, तो इसको बार में कर लिया तो कितना हो गया, के एच हो गया 76.48 गुणा 10⁻³ बार। ये हमारे के एच की वैल्यू हो गई। चलिए हम हेनरी नियम से अब क्या जानते हैं, हम जानते हैं पी आई बराबर पार्शियल प्रेशर जो होता है बच्चों N2 का, वो के एच और एक्स N2 होता है। कितना होगा बच्चों, के एच इंटू एक्स N2 होगा। पी N2 निकालना तो के एच इंटू एक्स N2 होगा। हम एक्स N2 निकालने हैं, इसमें क्या निकालने, एक्स N2 निकालने, तो क्या हो जाएगा, पी N2 अपॉन के एच। N2 का पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ बच्चों, 0.987 और ये दिया हुआ है बेटा 76.48, ऐसे दिया है ना, गुणा 10⁻³ इसको अगर यहां पॉइंट हटाएं और यहां की जगह यहां लगा दें पॉइंट, तो 10⁻² और करना पड़ेगा। अब इससे काट दे बेटा, 98 का 98.7 में 76.48 का भाग देंगे, 71 या 76 बन जा 76, 12 बचेगा, 3 टाइम जाएगा, यानी आंसर अप्रोक्स आएगा बच्चों 1.3 इंटू 10⁻⁻5। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 1.3 इंटू 10⁻⁻5। ये आ गया मोल फ्रैक्शन, आ गया N2 का। N2 के मोल फ्रैक्शन से N2 का मोल निकाल सकते हैं बच्चों। क्या जानते हैं हम, मोल फ्रैक्शन अगर N2 का लिखेंगे हम, तो हम जानते हैं N2 के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल किसका सॉल्यूशन है बच्चों, नाइट्रोजन प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। अच्छा, 1 लीटर जल अर्थात 1 किलोग्राम जल में जल के मोल कितने होंगे निकाल लेंगे, अगर हम NH2 निकालेंगे, मास दिया है 1000, मॉलिक्यूलर मास होता है 18, कितना होता है बच्चों 18, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा अप्रोक्स 55.5। ये किसके मोल आ जाएंगे, वाटर के मोल आ जाएंगे। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें बेटा, नाइट्रोजन के मोल कितने हुए, एक्स N2 में दिया है बेटा, एक्स N2 कितना दिया है 1.3 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन हमें फाइंड करना है, अपॉन मोल ऑफ नाइट्रोजन हमें फाइंड करना है, और मोल ऑफ वाटर 55.5 ये इसमें दे रखा है ना बेटा। चलिए, चूंकि ये वाली वैल्यू जो होती है बेटा बहुत कम आती है, किसकी वैल्यू, नाइट्रोजन के मोल इससे बहुत कम होंगे, अर्थात इन दोनों राशियों को, किसको 55.5 प्लस मोल ऑफ नाइट्रोजन, इनको अप्रॉक्स 55.5 मान सकते हैं हम। इसकी वैल्यू बहुत कम होने के कारण इसको निग्लेजेबल कर सकते हैं हम, यानी ये वाली राशि हट जाएगी, तो क्या हो गया, एक्स N2 इक्वल टू हो गया बच्चों NN2 अपॉन एक्स। बच्चों नॉर्मली इसको जीटा कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, जीटा कहा जाता है, लेकिन जीटा कहना सामान्यतः लोग बात कहते नहीं है जीटा को, तो एक्स बोल देते हैं, ऐसे एक्स इसको बोलते नहीं है, मोल फ्रैक्शन को जीटा से या ईटा से डिनोटेड करते हैं, ठीक है ना। हम मोल फ्रैक्शन को एक्स बोल रहे हैं, लेकिन कायदे से जीटा या ईटा है ये। चलिए, इसको क्या हो गया 55 पॉइंट, इसकी वैल्यू भी तो थी बच्चों, कितनी थी 1.3 इंटू 10⁻⁵, 55.5, यानी NN2 हो गए बच्चों 1.3 इंटू 55.5 इंटू 10⁻⁵, माइनस में होगा ना बेटा, 5 माइनस में आएंगे ना, -5। इसको इससे बच्चों मल्टीप्लाई कर लिया, 13 5 या 65, और 13 5 या 65 और 6 71 का 1। अच्छा, 13 5 या 65 और 7 72, यानी 72.15 इंटू 10⁻⁻5। इसको नोट करना बेटा, मिटा के फिर लिख रहे हैं नीचे।
चलिए इसको ऊपर लिख दें बेटा, यानी क्या आ गया, N2 के मोल आ गए हैं, N2 के मोल हो गए बेटा, N2 के मोल हो गए हैं 7.2। यहां से एक ले लें पावर को, यदि यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दें और 10 का डिवाइड कर देंगे ना, तो कितना ले लें, 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गए मोल N2 के। अगर मिली मोल निकालना है, इसको मिली मोल में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल से मिली मोल में, यानी क्या लिखेंगे 7.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻3, यानी आंसर आया 7.2 इंटू 10⁻⁻1, और 7.2 में 10 का भाग जाएगा तो आंसर आएगा 0.72 मिलीमोल। कितने बच्चों, मिलीमोल ऑफ N2। प्रश्न था N2 के मिलीमोल निकालिए, अप्रॉक्स कितने आएंगे बच्चों, 0.72 मिलीमोल्स आएंगे नाइट्रोजन के। प्रश्न था नाइट्रोजन गैस को 1 लीटर जल में 298 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया गया था। यदि इस विलयन का आंशिक दाब इतना है और इसका KH इतना है, तो नाइट्रोजन के मिलीमोल क्या रहे होंगे, नाइट्रोजन के मिलीमोल ये रहे। पहले हमने मोल निकाल लिए, मोल को मिलीमोल में कन्वर्ट कर दिया बेटा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक आध प्रश्न और भी करवा देते हैं बेटा आपको। चलिए बच्चों एक प्रश्न और करते हैं। प्रश्न दिया है, यदि 298 केल्विन ताप पर CO2 की जल में विलेयता के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है बच्चों। यदि 500 ml जल में उपस्थित CO2 का आंशिक दाब इतना दिया हुआ है, कितना बच्चों, 2.5 एटमॉस्फेरिक दिया हुआ है, तो विलयन में CO2 की मात्रा बताइए। क्या बताना बच्चों, विलयन में CO2 की मात्रा बतानी है। बच्चों मात्रा कई तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें स्पष्ट नहीं है। पहले हम मात्रा मोल फ्रैक्शन के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। किसके रूप में, मोल फ्रैक्शन के रूप में भी ज्ञात कर लेंगे हम मोल के रूप में भी ज्ञात कर लेंगे, और हम मास के रूप में भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए तीनों मात्राओं को हम बच्चों ज्ञात करते हैं, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, मोल के फॉर्म में, मास के फॉर्म में, तीनों में ज्ञात कर सकते हैं हम। क्वेश्चन क्या क्या दिया है बेटा हमें, पहले तो हमें दे रखा है KH। क्या दे रखा है बच्चों, KH दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸8 पास्कल, KH की वैल्यू दे रखी है। इसके अलावा जल का आयतन दे रखा है, जल का आयतन कितना दे रखा है बच्चों, 500 ml, और यदि हम इसको भार में कन्वर्ट करेंगे तो ये 500 ग्राम होगा। क्या होगा बच्चों, ये 500 ग्राम होगा। जल का भार कितना दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है, क्योंकि जल का घनत्व एक होता है ना, इसलिए। अच्छा और क्या दे रखा है, CO2 का आंशिक दाब दे रखा है, PCO2 दे रखा है बच्चों हमें 2.5 ATM। अब ये जो दाब की यूनिट है बच्चों, ये अलग अलग हो गई हैं दोनों को। इसको अगर पास्कल को ATM में करेंगे तो 10 की घात -5 से गुणा कर सकते हैं हम, यानी KH का सही मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1.67 इंटू 10⁸8 इंटू 10⁻⁻5, यानी आ गया 1.67 इंटू 10⁻3 ATM। ये इसका अब दाब एटमॉस्फेरिक में हो गया, KH का दाब, KH की वैल्यू वायुमंडल में हो गई है। चलिए हम रख देते हैं। हम जानते हैं जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये तो हम जानते ही हैं, हेनरी लॉ से लिखा हुआ है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, XCO2 निकाल सकते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे XCO2, हम लिखेंगे XCO2 इक्वल टू PCX, फिर मैं बच्चों बता रहा हूं, इसको जीटा या ईटा बोलते हैं, लेकिन सामान्य लैंग्वेज में X का यूज करते हैं, इसलिए मैं इसको X बोल रहा हूं बेटा, है ना। CO2 इक्वल टू CO2 अपॉन KH, वैल्यू रख दें बच्चा, क्या है, पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर CO2 का 2.5 ATM, और इसका दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻3, ये है ना। इसको हमने सॉल्व कर लिया बेटा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा, यानी ये इससे, यानी 16 इंटू 16 और 8 जोड़ोगे ना तो 24 होता है, 2.4 2.5 अप्रॉक्स हो रहा है ना, यानी ये इससे 1.5 टाइम कटेगा लगभग बेटा, है ना।
अप्रोक्स 1.5 इंटू 10⁻³ ये आ गया क्या बच्चों, CO2 के मोल फ्रैक्शन आ गया। CO2 का मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालना हो तो ये हमारा आंसर यहीं खत्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन आगे देखें, मोल निकालना है, यदि हमें मोल निकालने के लिए हमें सबके मोल चाहिए। यदि मोल के फॉर्म में निकालना है तो हमें वाटर के भी मोल चाहिए, यानी NH2 निकालेंगे। NH2 कितना होगा बेटा, NH2 होगा इसका मास कितना है 500 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18। आंसर हुआ 18 2 जा 36 में गए तो कितना बचा, 14 बचा, 7 आएगा, 27.75 आ जाएगा अप्रोक्स। कितना आ जाएगा बच्चों, 27.75 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम रख सकते हैं XCO2 इक्वल टू हो जाएगा NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O। वैल्यू पुट कर दें बच्चों, XCO2 की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ NCO2 में मालूम नहीं है, निकालना है, और NCO2 प्लस इसका हो गया 27.575। क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो होगी इसमें, ये जो NCO2 है ये बहुत कम होगा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आंसर अप्रोक्स यही आएगा। यानी क्या कैसा कह रहा हूं मैं बच्चों, NCO2 प्लस 27.75 अप्रोक्स होगा 27.75, यानी इसकी वैल्यू कितनी हुई बच्चों 1.5 इंटू 10⁻³ और ये हो गया NCO2 अपॉन 27.75, यानी NCO2 बेटा आ गया हमारा, NCO2 आ गया कितना 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 27.75। इसको बेटा हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसके मोल आ जाएंगे, किसके, CO2 के मोल काउंटिंग में आ जाएंगे। इस प्रोडक्ट को कर लेना बेटा आप। जब हमारे मोल आ जाएंगे बच्चों, NCO2 आ जाएगा तो हम जानते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हम जानते हैं। NCO2 की वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी यहां से। मॉलिक्यूलर मास CO2 का 2 का C का होता है, एक C का 12, 2 का 32 एंड 44, इसकी वैल्यू 44 हो जाएगी। यानी मास इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी। मॉलिक्यूलर मास हमारा 44 है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका मास भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था बेटा कि 298 केल्विन ताप पर जल में CO2 की विलेयता के लिए KH हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ था। इसमें 500 ml जल में CO2 का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ था। तो CO2 की मात्रा कितनी रही होगी, इसमें मात्रा हमने मोल फ्रैक्शन में, मोल में, मास में, तीनों में काउंट कर सकते बेटा, हम तीनों में हमने काउंट कर ली। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा है। अब हम इसका अंतिम क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। अंतिम क्वेश्चन पढ़ना है कि हेनरी नियम की उपयोगिता क्या रही बेटा हमारे दैनिक जीवन में हेनरी नियम के क्या क्या उपयोग है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षाओं में, पहले आप नोट कर लीजिए और 2-4 मिनट में उस टॉपिक को भी खत्म करते हैं बेटा। चलिए बच्चों, हेनरी नियम के कुछ व्यवहारिक उपयोग देखते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में व्यापक यूज करते हैं। नंबर पहला हमारा सॉफ्ट ड्रिंक। हम देखते हैं बच्चों, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उस सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल होती है बच्चों, उस बोतल में जो हमारा ड्रिंक होता है उसके ऊपर एक कैप लगा होता है और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन भी डिसॉल्व रहता है। इससे हमें CO2 मिलती है। क्या मिलती है बच्चों, CO2 मिलती है। और जो ढक्कन है, इस ढक्कन का प्रेशर लगा होता है, क्या लगा होता है बच्चों, इस ढक्कन के प्रेशर पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहती है। अगर हम इस प्रेशर को रिलीज करें, यानी ढक्कन को हटाएं, तो क्या होगा, जैसे ही हम प्रेशर को रिलीज करेंगे, जैसे ही प्रेशर को कम करेंगे और इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एस्केप होके बाहर निकलने लगेगी बुलबुलों के रूप में। आप देखते भी होंगे क्वेश्चन, सॉफ्ट ड्रिंक की जब ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्यों बाहर निकलती है, क्योंकि ढक्कन खोलने से ये जो विलयन है, इसके अंदर जो CO2 का दाब था वो दाब कम हो जाएगा। जब दाब कम हो जाएगा तो इसकी विलेयता भी कम हो जाएगी
और जब विलेयता कम हो जाएगी बच्चों तो CO2 गैस इससे बाहर आने लगेगी। क्योंकि हम जानते हैं दाब कम करोगे तो गैस की मात्रा कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी बच्चों? मात्रा कम हो जाएगी। हमने हेनरी लॉ से जाना है, जब मात्रा कम हो जाएगी तो इसमें CO2 बाहर निकलने लगेगी। एक प्रश्न और भी लिखा है बच्चों, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, कौन बच्चों? समुद्री गोताखोर, वो जो O2 यूज करते हैं बेटा, ऑक्सीजन यूज करते हैं, जो ऑक्सीजन जो यूज करते हैं वो उसमें नाइट्रोजन के स्थान पर कुछ मात्रा में हीलियम मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं बच्चों? हीलियम मिला देते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? समुद्र के अंदर जाने वाले गोताखोर हीलियम मिली हुई एयर का, यहाँ की जो गैस है सांस के लिए ले रहे हैं, उसमें हीलियम मिश्रित गैस का उपयोग क्यों करते हैं? सामान्यतः गैस में जो क्या होता है 78% नाइट्रोजन होती है और 22% ऑक्सीजन होती है, लेकिन इसको थोड़ा रिड्यूस करके इसका कुछ अमाउंट कम करके उसकी जगह हीलियम मिला देते हैं। क्यों? क्वेश्चन आता है ना बच्चों। आंसर क्या है बेटा इसका? जैसे अगर हमने डायरेक्ट नाइट्रोजन ले लेंगे तो नाइट्रोजन क्या होता है, जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर जाएंगे, अंदर जाने पर हमारा दाब बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बच्चों? दाब बढ़ेगा। और जैसे ही दाब बढ़ेगा तो N2 की विलेयता बढ़ेगी। विलेयता N2 और O2 दोनों की विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। O2 तो क्या होगी बच्चों? हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर श्वसन क्रिया में एंगेज हो जाती है, लेकिन N2 हमारे ब्लड में रह जाती है। और जब गोताखोर अगर N2 मिश्रित ऑक्सीजन जो है उसको लेकर बाहर निकलेगा, समुद्र से बाहर आएगा, तो ऊपर आने पर वहां का प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो जो ब्लड सेल्स हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा था, उनमें जो नाइट्रोजन है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगेगी। क्योंकि जब दाब कम होगा तो इसकी विलेयता भी कम होगी, और जब बाहर निकलेगी तो बहुत पेन होगा बॉडी में क्या होगा? बहुत दर्द होगा, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है बेटा, है ना। तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की जगह हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन भी ले जाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हीलियम मिला देते हैं। हीलियम का क्या काम है? हीलियम उच्च दाब पर भी रक्त में कम विलेय है। अर्थात ये रक्त में विलेय नहीं होगी ज्यादा। अगर नीचे जा भी रहे हैं तो दाब अधिक होने के बाद भी हीलियम रक्त में विलेय नहीं होगी, तो विलेय नहीं होगी, दाब कम होने पर निकलेगी भी नहीं बच्चों, इसकी विलेयता ही नहीं है उच्च दाब पर ज्यादा। जब निकलेगी नहीं तो जो दर्द हो रहा था, जहां से बुलबुले के रूप में N2 गैस निकल रही थी, वो भी नहीं होगा। तो हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का उपयोग इसलिए करते हैं बेटा, क्योंकि हीलियम की विलेयता उच्च दाब पर रक्त में कम होती है। और भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि जब पहाड़ी वाले स्थान पर, क्या पर बच्चे? ऊंचे पहाड़ों पर क्या होता है बच्चों? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर उन्हें ऊंचे पहाड़ों पर ले जाया जाए तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, मानसिक मंदता आ जाती है। क्या आ जाती है? उनकी मानसिक मंदता आ जाती है, उनकी सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? सोचने की शक्ति कम हो जाती है। यानी क्या आ जाती है? मानसिक मंदता आ जाती है। ऊंचे पहाड़ों पर कुछ लोगों में मानसिक मंदता आ जाती है या सोचने की शक्ति कम हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जब हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहां सोचने की शक्ति या मानसिक मंदता हो जाती है। वाई? जब हम बच्चों ऊपर जाएंगे, जैसे ही में हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे तो दाब कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा बच्चों? दाब कम हो जाएगा। जैसे ही हम पहाड़ी स्थान पर जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? पी की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ ऊंचे पहाड़ी पर जाने पर पी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब पी की वैल्यू कम हो जाएगी तो सर्टेन पार्ट में जो गैस है उसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी या ऑक्सीजन पाए जाने की संभावना कम हो जाएगी। O2 मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि दाब कम हो गया तो एयर में O2 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जब बिल्कुल सब कुछ इसी से हो रहा है ना बच्चों, दाब कम हुआ ऊंचे पहाड़ों पर तो हमारे एयर में ऑक्सीजन की एबिलिटी कम हो गई। हमारी जो वायु है उसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल रहा है,
जब कम मात्रा में मिलेगा तो कम मात्रा में ऑक्सीजन हमारे लंग्स को मिलेगा, और हमारे लंग्स को जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ऑक्सीजन की इस कमी को एनॉक्सिया बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। ऑक्सीजन की इस कमी को एनॉक्सिया बोलते हैं, और इस एनॉक्सिया के कारण ही मानसिक मंदता या शारीरिक सोचने की क्षमता में कमी आ जाती है। क्वेश्चन आता है, हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर मानसिक मंदता या एनॉक्सिया क्यों हो जाता है? एनॉक्सिया क्या होता है? जब भी हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं वहां प्रेशर कम होने के कारण ऑक्सीजन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन की एबिलिटी कम होने से बच्चों हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे हमारे शरीर में एनॉक्सिया आ जाती है। एनॉक्सिया नामक डिजीज हो जाती है, इसके कारण मानसिक मंदता आ जाती है। एक क्वेश्चन और भी आता है बच्चों, जो मछली है, मछली या जलीय जीव जंतु जो भी होते हैं वो किस तरह के पानी में कंफर्टेबल महसूस करेंगे? क्या कर रहा हूं बच्चों? वो जलीय जीव जंतु, जलीय जीव जंतु, जलीय जीव जंतु ठंडे जल में, किसमें बच्चों? ठंडे जल में अधिक कंफर्टेबल रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों? अधिक कंफर्टेबल रहते हैं, या क्या कहें, जलीय जीव जंतु ठंडे जल में अधिक कंफर्टेबल रहते हैं। क्यों? क्वेश्चन क्या है बच्चों? जलीय जीव जंतु जो हैं वो ठंडे जल में गर्म जल की तुलना में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्यों? फिर वही बात है बच्चों, जब तापमान कम होगा, ठंडे जल का तापमान कम होता है, जब तापमान कम होगा तो निश्चित बात है उस जल में ऑक्सीजन की विलेयता ज्यादा रही होगी, अर्थात ठंडे जल में ऑक्सीजन की मात्रा गर्म जल से ज्यादा होगी। हम जानते हैं विलेयता तापमान की ऐसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब ठंडे जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो जलीय जीव जंतु को ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध हो जाएगी। जब बच्चों ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध हो जाएगी तो क्या होगा? उनको सांस लेने में आसानी रहेगी और वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और अगर गर्म जल होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बाहर जाके सांस लेनी पड़ेगी या उन्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। तो क्वेश्चन आता है, जलीय जीव जंतु कहाँ कंफर्ट फील करते हैं? ठंडे जल में। क्यों फील करते हैं? क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन की विलेयता अधिक होती है। हम जानते हैं हेनरी नियम से ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती जाती है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ रहे हैं। आशा कर रहा हूं कि हेनरी नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित यदि और भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं बच्चों। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक अच्छे लग रहे हैं बेटा, तो आप अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। लगातार मेरे साथ बने रहें। इसी तरह की नई नई गणनाओं के साथ आपके समक्ष दिन प्रतिदिन नए नए टॉपिकों के साथ पुनः मुलाकात होगी बच्चों।